सर, आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे। हम तैयार होकर बैठे भी थे यहाँ, लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर, हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आपने खुद अपने वक्तव्य में ये पेश किए कि 1911 में ये कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली आए। बिल्कुल सही बताया आपने। ये 1990 में बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आई। 69th amendment 1991 was passed by Parliament, which inserted articles 239AA and 239BB in the Constitution and provided for a legislative assembly in Delhi. In short, the 69th Amendment Act roughly restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952, a union territory with a legislative assembly, council of ministers, and an elected chief minister with limited mandate. ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अब जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे।
अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? आप बताओ, इतने जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। देखिए 1991 में the parliament also passed the government of national capital territory of Delhi act to supplement the constitutional provision relating to the legislative assembly and the council of ministers. It conferred on the assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list except land, police and public order. Further, in 2018, the Constitution Bench of the Supreme Court has dealt with the issue of the powers of Delhi government. Supreme Court involves the interpretation of Article 239AA of the Constitution, which deals with the governance structure of the national capital. In the ruling, the Constitution Bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगर में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। The 2018 ruling said that with the introduction of Article 239AA in the Constitution, Parliament envisaged a representative form of government for Delhi while seeking to provide a directly elected legislative assembly with legislative powers over matters within the state list and the concurrent list barring those exempted. कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया, तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहाँ उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं है, ये कानून नहीं समझते। मानते हैं, उन जैसा फ्लैम्बॉयंट लीगल लुमिनरी मैं कम से कम नहीं हूं, ये बिल्कुल मानता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि verdict itself had noted that since there is no central legislation governing the services and the decision making process in Delhi, the power would lie with the elected government. ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है, the center has removed the basis and reason on which the judgment was given. The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, entry 41 in the absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services seemed to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for national capital. ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन ये भी सही है कि review petition filed by the center in the Supreme Court claimed that Delhi is not a full-fledged state, but only a union territory which is an extension of the union. आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूँ। The Parliament is Delhi's true legislation. ये भी अपने कहते हैं, true legislation. ये भी अपने कहते हैं। The center has argued, however, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging
that though Delhi is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subject in the state list and concurrent list. आपके यहाँ बहुत बड़े-बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए. The unanimous judgment, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं. The unanimous judgment held that though Delhi is not a state under the first schedule to the constitution, it is conferred with power to legislate upon subject to give effect to the aspiration of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD. Under the constitution scheme envisaged in Article 239AA Clause 3, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In the sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. Sir, हमें ये कहना है, जब चुनकर नुमाइंदे आते हैं, चुनकर जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो क्या उनका लेजिस्लेट करने के अधिकार नहीं दिया जाएगा? सब छीन लिया जाएगा? बचपन से सुन के आते हैं कि चोर कतवाल को डांटे. यहां तो लगते हैं कि चोर सिर्फ कतवाल का नहीं, कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं. क्योंकि यह सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करते हुए ये ब्यूरोक्रेट्स पे सारे जिम्मेवारी, सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पे सौंपा जाते हैं. ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेगा सरकार कैसे चलेगी. ये क्या सही होगा देश के लिए? हमें सर, जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं. मैंने कहा ये कहावत की तरह, ये कहावत है, मैं अपनी बात नहीं. द कोर्ट had held that the executive power of the Delhi government was coextensive with its legislative power. That is, the executive arm of the government covers all the subjects, including services except public order, police, land, for which the legislative arm can make laws. आप ये कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट उससे भी शक्तिशाली है. बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है. लेकिन इसमें और एक बात है, ये मैं नहीं कह रहे, ये डॉक्टर PDT आचार्य साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, वो कह रहे, क्या जानते हैं? When we analyze the key provision of this ordinance in terms of Article 239AA as well as GNCTD Act 1991, it will be found to not be in conformity with the Constitution. Article 239AA Clause 7 empowers Parliament to make a law to supplement the provisions contained in that article. मानते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं? To supplement the provision does not mean making contrary provision. Parliament has not given any power in this article to make a law conferring all powers on the Lieutenant Governor with respect to the administration of the territory of Delhi. हमारा आपत्ति है, ये कानूनी आपत्ति है सर. ये हम कोई मनगढ़ंत आपत्ति नहीं करते, कोई अलायंस के चलते, ये कोई दूसरी वजह से. ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर इसमें बड़ा संगीन हालत में गुजर सकते, इसलिए हम पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं. आप यहाँ कहते हैं कि हम ये क्या बनाएंगे, एक नया एक ढांचा बनाएंगे NCCA से. क्या होगा उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत में वो वेटो भी दे सकते हैं. ये चीफ सेक्रेटरी ये क्या करते हैं? चीफ सेक्रेटरी वुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट had envisaged a neutral civil service carrying out the day-to-day decision of the Council of Ministers. The NCCA attempts to bring civil service officers out of the administrative control of the elected ministers who embody the will of the people and transform them into power lobby.
हमारा यही कहना है कि सारे क्षमता अगर ब्यूरोक्रेट पे छोड़ देंगे आप, तो हमें चुनकर यहाँ आने की क्या जरूरत है। ये ट्रिपल कमांड, हमारे जो ट्रिपल कमांड जो चलते हैं, एक बार जनता हमें चुनते हैं, चुनने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग आम लोगों के लिए हमारी जिम्मेवारी दिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी आम लोगों के समीप हमें रखना पड़ते हैं। ये जो ट्रिपल चेन जो कमांड है, ये ट्रिपल चेन कमांड हमारी देश की बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी आपके विरोध या खड़ा होने पड़ते। सर हो गया।